में हम स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्लाइड वायर ब्रिज। स्लाइड वायर ब्रिज क्या है? जैसे हमने लास्ट के लेक्चर में स्टडी किया था व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की जो स्ट्रक्चर थी वो हमारी थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर थी। जब हम उस थ्योरी का प्रैक्टिकल में यूज करेंगे तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। मींस जो स्लाइड वायर ब्रिज होता है उसकी प्रैक्टिकल फॉर्म होती है इसकी व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की। तो ये है स्लाइड वायर ब्रिज। अब इसके अंदर हमने क्या लिया? सबसे पहले यहाँ पे एक मीटर स्केल ले लिया। ये जो मीटर स्केल होगा वो 100 सेंटीमीटर तक का होगा। मींस 1 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक। इसके अंदर हमने एक वायर ली है और उस वायर की लेंथ हमने कितनी ली है? 1 मीटर। मींस 100 सेंटीमीटर की ये लेंथ ली। तो यहाँ पर हमने इस वायर को इस पॉइंट से लेकर, मान लिया ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए और बी पॉइंट के बीच में हमने इस वायर को लगा दिया। और जो ये वायर बनी होगी वो होगी कॉन्स्टेंटन की या फिर मैग्नीशियम की। अब जो ये कॉन्स्टेंटन और मैग्नीशियम है ये एलॉयज होते हैं और किससे मिलकर बने होते हैं? जो कॉन्स्टेंटन होता है वो कॉपर और निकेल से मिलकर बना होता है, जिसमें कॉपर 60% होता है और निकेल 40% होता है। इसी तरह जो मैग्नीशियम एलॉय है वो कॉपर 84%, मैग्नीज 12% और निकेल होता है 4%। तो इन दोनों में से किसी भी एलॉय से बनी हुई वायर को हमने यहाँ पे लगा दिया। अब उसके बाद हमने क्या लिया है? इस वायर के जो दो एंड्स है उनको हमने कॉपर की स्ट्रिप के साथ अटैच किया। मींस जो ये वाली स्ट्रिप्स हम यहाँ पे देख रहे हैं वो कॉपर की बनी हुई स्ट्रिप्स है। तो दो कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में हमने इस कॉन्स्टेंटन की वायर को लगाया है और एक कॉपर की स्ट्रिप हमने यहाँ पर लगा दी। अब जो कॉपर की स्ट्रिप्स के बीच में जो ये लेफ्ट साइड का गैप होगा वहां पर हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया। रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू हम कोई भी रेजिस्टेंस अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें अपने सर्किट के अंदर 50 ओम का रेजिस्टेंस लगाना है तो इस रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू हम वहाँ पे 50 ओम कर सकते हैं। और अगर हमें रेजिस्टेंस को चेंज करके 150 ओम करना है तो यहाँ पर पूरे सर्किट को चेंज करने की जरूरत नहीं है। रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू हम रेजिस्टेंस को 150 का भी कर सकते हैं। इसी तरह राइट साइड वाले गैप के अंदर हमें वो वायर लगानी है जिसका रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। मीन्स यहाँ पे जो S है वो अननोन रेजिस्टेंस है। S इज अननोन रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वो है S रेजिस्टेंस। उसके बाद हमने इस वायर का एक पोर्शन बैटरी से कनेक्ट कर दिया और दूसरा पोर्शन की के थ्रू बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बीच वाली कॉपर की स्ट्रिप्स है उसका एक एंड हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड हमने जोकी से कनेक्ट कर दिया। ये है हमारे पास जोकी। अब गैल्वेनोमीटर का काम क्या होगा? करंट को मेजर करना। करंट को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे? जो यहाँ पे जोकी लगी होगी इस जोकी को सबसे पहले हम वायर के लेफ्ट साइड में रखेंगे। जैसे ही हम वायर के लेफ्ट साइड में रखेंगे गैल्वेनोमीटर अपनी डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर वो डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में ही शो करता है तो जैसे ही हमने जोकी को उठा के फिर राइट साइड में वायर पे रखा तो इस टाइम पे जो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा राइट साइड में। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर एक बार जोकी के थ्रू गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्शन लेफ्ट में शो कर रहा है और दोबारा अगर राइट साइड में पुट करने के बाद गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है राइट साइड में, तो इसका मीनिंग हो गया कि कहीं ना कहीं पॉइंट बीच में कैसा होगा जब गैल्वेनोमीटर की नीडल क्या होगी? बीच में होगी। क्योंकि जो नीडल लेफ्ट टू राइट जाने के लिए उसको बीच में जीरो पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जोकी को मूव करवा के देखेंगे कि वायर के अंदर वो पॉइंट कौन सा है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। मान लेते हैं कि ये जो J पॉइंट है यहाँ पर गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन शो किया है। अब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई। अब अगर व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है देन according to Wheatstone bridge principle, according to Wheatstone bridge principle, हमें पता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है?
P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। अब हमारे पास यहाँ से R की भी वैल्यू है और S अननोन रेजिस्टेंस है जो हमें कैलकुलेट करना है। अब P क्या होगा? P यहाँ पर L लेंथ का रेजिस्टेंस है। P क्या है यहाँ पे? P इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ L। अब जो ये हमने पूरी वायर ली थी वो 100 सेंटीमीटर की ली थी और जो कि ने इस पॉइंट के ऊपर गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन कितनी कर दी थी? 0। मींस जब जो कि वायर के इस पॉइंट पर टच करती है तब गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करता है। तो हमने मान लिया कि जो A से इस पॉइंट की डिस्टेंस है वो है L सेंटीमीटर और जो इस वायर का रेजिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? P। अब ये कितना होगा? हमने माना है कि जो R स्मॉल r है वो 1 सेंटीमीटर के अंदर रेजिस्टेंस आता है कि जो ये 1 सेंटीमीटर है इस वायर का रेजिस्टेंस स्मॉल r है। तो L सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? L r। अगर 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस स्मॉल r है तो यहाँ पे वायर की लेंथ कितनी है? L सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? L r। तो यहाँ पे L r क्या हो गया? P की वैल्यू। इसी तरह Q की वैल्यू क्या होगी? Q इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। जो वायर बच गई है इसका रेजिस्टेंस कितना मान लिया हमने? Q। तो Q की वैल्यू कितनी होगी? अब 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस R है तो यहाँ पे कितनी बच गई? पूरी वायर की लेंथ कितनी है? 100 सेंटीमीटर। अब L सेंटीमीटर चली गई तो यहाँ पे कितनी बच गई? 100 माइनस L। 100 माइनस L सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? इतना। तो Q इज इक्वल टू 100 माइनस L इंटू R। तो ये जो वायर राइट साइड में बच गई है इसका रेजिस्टेंस है 100 माइनस L इंटू R। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे P और Q की वैल्यू। P इज इक्वल टू L R और Q इज इक्वल टू 100 माइनस L इंटू R इज इक्वल टू R बाई S। R से R कैंसिल। अब हमें कैलकुलेट क्या करना था? यहाँ से S की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी कि हमारे पास कोई भी एक वायर है, कोई भी, जैसे हमने कॉपर की वायर ली और उस कॉपर की वायर का हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं। उस वायर को हम यहाँ पर इन नट्स के थ्रू हम इनको यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे और इसका रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से S की वैल्यू आ गई, S इज इक्वल टू R 100 माइनस L डिवाइड बाई L। इस तरह से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं।